हेलो क्लास। आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो कुछ अलग सा नहीं है। मैंने आपको पिछले कई लेक्चर्स में रिसर्च को लेकर के उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करा चुका, आपको रिसर्च डिजाइनिंग करा चुका, रिसर्च मेथोडोलॉजी करा चुका। बेसिकली हमें सैम्पलिंग पर पहुंचना है, अभी डेटा कलेक्शन और सैम्पलिंग, फिर बहुत सारी टेक्निक्स भी आपको पढ़ानी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर एक बार रिकॉल करना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं रिकॉल करने के लिए सारे टॉपिक को एक साथ तो रिकॉल नहीं कर सकता, सारी चीज़ों को मैं समझा नहीं सकता। कुछ लोगों की क्लासेस छूट गई थी, तो मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सारे टॉपिक कवर हो जाए। तो इसीलिए मैंने फाइंड किया कि जो 6 फेजेस ऑफ रिसर्च होता है, अब रिसर्च टाइप और सब नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो रिसर्च के फेस होते हैं, जो स्टेप होते हैं, अगर उसको समझ लिया जाए तो 109 रिसर्च मेथड का जो पेपर है वो बिल्कुल माइंड में आपके सेट हो जाएगा, ये आपसे मैं दावा करता हूँ। लेकिन चीज़ों को समझना है स्टेप बाय स्टेप। शुरू में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया, रिसर्च मेथड सब कुछ पढ़ाया। हमने आपको पढ़ाया कि प्रॉब्लम क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, रिव्यू लिटरेचर क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, रिसर्च डिजाइनिंग क्या होती है, सैम्पलिंग तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये सब सारी चीज़ें फिर से नहीं कराने जा रहा हूं, लेकिन मैं स्टेप समझा दे रहा हूं क्लास, उसी से आपका दोनों चीज़ें कवर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको समराइज ओपिनियन देते हैं क्लास। देखो, कोई भी रिसर्च टॉपिक लेते हैं, और बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं जो कि 109 भी पढ़ते हैं और आगे जाकर के वो प्रोजेक्ट वर्क ले लेते हैं। MEC 101 सुना होगा, MECP होता। तो उस प्रोजेक्ट में उनको सबसे पहले एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है, और जब आप रिसर्च प्रपोजल सबमिट करते हैं फिर वो रिसर्च का टॉपिक आपका अप्रूव होके आता है, फिर उस पर आप फर्दर रिसर्च करते हैं और सबमिट करते हैं। तो मेरे जितने भी अभी तक बच्चे मेरे साथ में रिसर्च किए हैं, जो कि अबाउट 20 स्टूडेंट मेरे पास अभी हमने डिसर्टेशन थीसिस पे काम किया है, तो उसमें होता क्या है क्लास कि उनको ये आइडिया नहीं होता कि कैसे वो रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करें, स्टार्टिंग में प्रपोजल कैसे रिसर्च तैयार करें, डिजाइन। तो सेम स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, तो उनके लिए भी फ़ायदा है आगे अगर आप प्रोजेक्ट वर्क लिए हैं तो चलिए आपको समझा देता हूँ क्लास एक बार। इससे दो चीज़ आपको क्लियर हो रहा है। 6 फेजेस ऑफ रिसर्च में क्या होता है, स्टेप क्या होते हैं। कोई भी रिसर्च का टॉपिक लेते हैं तो उस रिसर्च के टॉपिक को कैसे आप फाइनलाइज करते हैं और स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इसको हमने 6 फेजेस में, हमने क्या, सारे इकोनॉमिस्ट ने, सारे रिसर्चर ने, सारे जो राइटर ने 6 फेज में डिवाइड किया। अब वो 6 फेज क्या होते हैं, सिंपल सी बात करते हैं यार, कि जैसे आपको कई बार बहुत सारे मैंने टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ाए थे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताया कि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो सेम उसी स्टेप को अगर हम इसको डिवाइड कर दें फेसेस में, तो स्टेप को इस फेसेस में डिवाइड किया, तो 6 फेज हमने डिवाइड किया। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है, कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं, उस पर आप रिसर्च करने जाते हैं, तो सबसे मेन अहम मुद्दा होता है कि उस पर आप एक इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें उसको डिफाइन करते हैं, उसको टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं, उसमें कुछ वर्ड लेके आते हैं। अब कोई भी टॉपिक ले लीजिए, पहले हम समझाते हैं आपको। मान के चलो क्लास हमने ले लिया पॉवर्टी, ले लिया टॉपिक। अब पॉवर्टी से रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन तो देंगे, उसकी डिफिनेशन क्या है, करंट की डिफिनेशन क्या है, करंट में स्टेटस क्या पॉवर्टी का चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से आप उसको एक समराइज देंगे कि हाँ भाई मैं इस पर रिसर्च करूँगा। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी इतना सब कुछ अडॉप्ट करने के बाद भी अभी भी स्टिल पॉवर्टी क्यों है, बहुत भी अभी भी 23% जो है 22-23% जो है पॉवर्टी भी स्टिल है। तो क्यों है, मान चलिए आपका ये रिसर्च का टॉपिक हो जाता है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये मत सोचना मैं कुछ
अलग से बता रहा हूँ, मैं उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया हूँ। तो अब आप इंट्रोडक्शन में क्या दिखाएंगे? प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना चाहते हैं आप। तो पहले आप पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम पूरा एक आइडियाज़ लेके आते हैं रिसर्च के बारे में। फिर उसमें से हम देखते हैं कि उसके प्रॉब्लम क्या ली, रेशनल एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। यार हम इस टॉपिक को क्यों चूज़ किए हैं, हम इस टॉपिक पर ही क्यों वर्क करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम रेशनल होना पड़ेगा और रिसर्च का ऑब्जेक्टिव लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रॉब्लम फाइंड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में? कहने का मतलब ये होता है रिसर्च में कि आप प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, बहुत सारा ऑब्जर्व करने के बाद, बहुत सारे आइडियाज़ लाने के बाद आप बोलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है। जैसे प्रॉब्लम प्री डिसाइडेड है, आपको बताए थे कि रिसर्च प्रॉब्लम आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें भी कई चीज़ें होती हैं कि प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, टाइप कैसा होना चाहिए, सब पढ़ा चुके हैं आपको। तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम बाद उसको हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिसर्च स्टडी का। तो जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर पहले आपको इंट्रो करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, या इसको लक्षण क्या दिख रहे हैं, इस पे इसको हुआ क्या है। फिर वो तुम्हारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है ना। और जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो अपना दिमाग लगा रेशनल होता है कि सोचता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना पड़ेगा, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस तरीके से हम काम करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो भैया आपको ग्लूकोज देता है, इंजेक्शन देता है, डायग्नोज करता है, कहता है 1-2 दिन वेट करिए, क्या लक्षण आता है उसके बेस पे हम काम करेंगे। क्लियर हुआ? तो पहले हमें कोई रिसर्च टॉपिक लेकर के उसका ऑब्जेक्टिव तैयार करना पड़ता है कि यार इसको हम करना क्यों चाहते हैं। ठीक है, दूसरा फिर सबसे बड़ी बात होती है क्लास कि अब इस स्टेप के बाद बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके पास सब लिमिटेड है। तो मेरा सेंसर यहाँ पर है कि सबसे पहले 6 फेसेस में आप पहले इंट्रोडक्शन के पार्ट को आ जाते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम, रेशनल और रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। क्लियर हुआ इतना? दूसरे फेसेस में आता है रिव्यू लिटरेचर। ये होता क्या है रिव्यू लिटरेचर भाई? रिव्यू करते हैं लिटरेचर को, इसका मतलब क्या है? लिटरेचर से मतलब यहाँ कोई भाषा से संबंधित नहीं है, लैंग्वेज का मतलब लिटरेचर नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर है कि इस प्रॉब्लम को लेकर के आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उस प्रॉब्लम को लेकर के क्या ओपिनियन आया है, कौन कौन से रिसर्च उस पर हुए हैं, उस टॉपिक पर कितना वर्क हो चुका है और उनका कंक्लूजन क्या है। अगर आप उन्हीं के कंक्लूजन को रिपीट करते हैं तो वो रिसर्च नहीं होगा, ऑलरेडी बहुत सारा वर्क उस पर हो चुका है। यानी कि एक टॉपिक पर बहुत सारा आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और उसी को आप फिर भी आप वही बात बोल रहे हैं तो रिसर्च नहीं हुई। वही तरह से आपका रिपीट किया आपने चीज़ों को, वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च में न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट, हम बताए थे आपको किस तरह से रिसर्च का जो थियरी और रिसर्च में डिफरेंस क्या है, किस तरह से आप इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड लगा करके आप एक आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, एक नया आइडियोलॉजी लेके आते हैं, वो रिसर्च होता है। तो जब हम रिव्यू लिटरेचर से क्या हमें निकलेगा, रिव्यू लिटरेचर इसलिए करते हैं कि उस पर कितने लोगों ने रिव्यू किया हुआ है और उन सबसे हट करके आपका क्या रिव्यू होगा। मतलब बात समझ ना कि जब हम कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं उससे रिलेटेड कुछ स्टडी करना पड़ता है कि फलाने ने कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, देखे होंगे ना। तो बेसिकली उसमें हमें देखना चाहते हैं कि उसी चीज़ को लेकर कितने लोगों ने क्या कहा और फिर सबके ओपिनियन को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या रिसर्च प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम क्या निकली। उन सारे रिव्यू पढ़ने के बाद ध्यान समझना, जब हम कई लोगों के रिव्यू पढ़ते हैं, कई लोगों के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो हर आर्टिकल का कोई ना कोई कंक्लूजन निकलता है और सबके कंक्लूजन को निकालने के बाद आप अपना एक प्रॉब्लम फाइंड कर देंगे कि इन्होंने इस फील्ड को, इस एरिया को छोड़ दिया था और उसी एरिया पे आप काम करते हैं। बात क्लियर हुई? रिव्यू में, रिव्यू का मतलब यही हुआ क्लास कि पहले आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। मान के चलो, थोड़ी देर बताता हूँ आपको। आप डॉक्टर के पास गए थे, आप बहुत दिन से आपको आराम नहीं आ रहा था,
ठीक है। तो डॉक्टर ने तो पहले प्रॉब्लम फाइंड किया, सब कुछ किया, उसने टारगेट रखा, फिर आपकी वो क्या करता है, आपकी रिपोर्ट देखता है, आपने कितना एक्सरे कराया है, कितना अल्ट्रासाउंड कराया है, कितना ईसीजी कराया है, और पिछले डॉक्टरों ने 4-5 डॉक्टरों ने और क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया था और कैसे सॉल्व कर रहे थे, उन्होंने किस फील्ड को छोड़ दिया था और किस एरिया को छोड़ दिया था जहां आपको प्रॉब्लम हो गई थी, वो पकड़ नहीं पाए थे, मान चलो उस प्रॉब्लम को, या उसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो प्रॉब्लम बने की बनी हुई है। मेरी बातें आपको माइंड कर रही है ना, समझ रहे होंगे ना, कि जब हम, वो डॉक्टर क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, पिछले सारे रिपोर्ट्स को रिव्यू कर रहा है, और वो खुद और भी आइडियाज सर्च कर रहा है, बहुत बड़े आर्टिकल्स को पढ़ रहा है कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे होगा। उसने रिसर्च किया, इनोवेट किया, फिर वो आप डॉक्टर उसको अप्लाई करेगा। तो कहने का मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ ओपिनियन तो लेंगे, लोगों से डालेंगे, उन्होंने क्या डायग्नोस किया था, क्या किया था। तो रिव्यू लिटरेचर में सिंपल यही होता है कि पहले किए गए वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उस किए हुए आइडेंटिफाई किए हुए वर्क में से आप क्या करते हैं, कुछ अलग से ऑब्जेक्टिव, कुछ अलग से टास्क निकालते हैं कि इन्होंने इस फील्ड को छोड़ दिया था, हम उस पर अप्लाई करके देखते हैं तो क्या हमारा नया रिसर्च निकल के आएगा। भाई अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब तीसरी बात करते हैं क्लास, रिसर्च मेथडोलॉजी की। अब ठीक है, हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम फाइंड कर लिया, हम लोगों से ओपिनियन ले लिया, हमने अपना एक जो है कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब बोलता है कि यार अब आप कैसे मेथड अप्लाई करेंगे, आप कैसे ऑपरेट करेंगे, तो इसको हम ऑपरेशन बोल सकते हैं। रिसर्च मेथड, किस मेथड से आप काम करेंगे। डॉक्टर को पता लगे यार बीमार है, डॉक्टर को आइडिया हो गया कि यार पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, इस कमी से ऐसा हो रहा है, और लोगों ने इसको पकड़ नहीं पाए थे दूसरे डॉक्टर, तो वो अगर डायग्नोस कर लेता तो वो अपना एक मेथड अडॉप्ट करेगा, क्या ट्रीटमेंट करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से वो मेडिसिन लाएगा, कैसे क्या करवाएगा। यही सारी चीज़ें जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो वही रिसर्च का पार्ट हो जाता है। तो उसी तरह से हम यह देखते हैं कि अब यहाँ पर हम रिसर्च मेथोलॉजी में रिसर्च डिजाइनिंग एंड सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग का मतलब ये होता है, डिजाइनिंग समझा चुका हूँ आपको, बहुत डेप्थ में रिसर्च डिजाइनिंग पढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ देख लेना। और ये सब रिसर्च डिजाइनिंग के पार्ट हो जाते हैं। रिसर्च डिजाइनिंग में भी अलग पार्ट पढ़ाए थे आपको। अब बात आती है सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग में बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे आपको, सैम्पलिंग की क्या टाइप्स है, सैम्पलिंग के स्टेप कैसे होते हैं, कौन कौन सी सैम्पलिंग होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये सब आपको अभी मुझे कराना है आपको। तो सबसे पहले तीसरा होता है कि रिसर्च मेथड। अब जब हम रिसर्च मेथड की बात करेंगे तो इसमें हम रिसर्च डिजाइनिंग और रिसर्च सैम्पलिंग ये चीज़ करेंगे क्लास अभी, ठीक है। तो रिसर्च सैम्पलिंग जो होती है वो कहाँ से निकल के आएगी, आपकी प्रॉब्लम से निकल के आएगी। आप क्या करेंगे, मान के चलो हमने पॉवर्टी वाला एग्जांपल लिया था, तो पॉवर्टी को लेकर के हम क्या करेंगे, एक सर्वे करेंगे मान के चलो। तो हमारा सर्वे कैसा होगा, हर एक पर्सन को तो हम इंटरव्यू लेंगे नहीं, हर एक पर्सन के घर में तो विजिट नहीं करेंगे, तो कुछ सैम्पलिंग कर लेंगे, कुछ सेलेक्टेड एरिया करेंगे, पूरी कंट्री का ना सर्वे करके कुछ स्टेट, कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ विलेज, कुछ हाउस होल्ड को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। तो जैसे डॉक्टर क्या करता है, सैंपल कलेक्ट करता है ब्लड का, हर चीज़ का, उसके बेस पे वो आइडेंटिफाई करता है। तो उसी तरह से हम अगर सब्जेक्टिव जाते हैं, सोशल साइंसेस में जाते हैं या रिसर्च में जाते हैं, साइंस में जाते हैं, तो क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। और बिना सैम्पलिंग से, क्योंकि हम इतना ह्यूज लेवल पे डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो भी बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूम, बहुत सारी उसमें भी एरर आ जाते हैं। तो हम सैम्पलिंग मेथड अडॉप्ट करते हैं। सैम्पलिंग से करके हम इसको फिर अपने टास्क को फुलफिल करते हैं क्लास। तो हम सैम्पलिंग अलग से पढ़ेंगे, इसको डेप्थ में जाना है। फिर सैम्पलिंग के बाद होने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कौन से, फिर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, सर्वे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ठीक है, बहुत सारा डेटा। तो हम आपको डेटा भी पढ़ाएंगे, किस तरह से डेटा कलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग डेटा कैसा होता है, डेटा कलेक्शन के स्टेप क्या हैं, और डेटा को कैसे हम फिर टेबुलेशन कैसे करते हैं। और फिर डेटा के बाद हम इसी में पढ़ेंगे डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो इसमें हम सारी टेक्निक 1, टेक्निक 2, टेक्निक 3 आपके सिलेबस में है,
वो हम इस चीज़ के बारे में डेप्थ में डिस्कस करेंगे क्लास। ठीक है, फिर होता है कि इम्प्लीकेशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो होता क्या है कि जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेंगे तो इसमें हम डेटा एनालिसिस करेंगे। मान के चलो कॉजेज इफेक्ट है तो कोरिलेशन लगाएंगे या रिग्रेशन लगाएंगे उस पर, या कोई और इफेक्ट है तो उसको देखेंगे, एनोवा लगाएंगे। तो कौन सा इफेक्ट क्या है वो हम आप ये बात की डिस्कस करेंगे जब टूल्स में पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सा टूल्स और कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करना है रिसर्च के लिए। ठीक है, तो जब हम उसको एनालिसिस करते हैं, कौन सा पाई चार्ट यूज़ करते हैं ठीक है, एक्सेल में या वर्ड में कहाँ पर जाके बनाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने एनवीबो सुना होगा, आपने लेट बोल रहा है नाम। ठीक है, तो बहुत सारे डेटा एनालिसिस करने के टूल्स टेक्निक अडॉप्ट करेंगे। काई स्क्वायर आपने सुना होगा, टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस की, टी टेस्ट, जे टेस्ट, एफ टेस्ट करेंगे। और फिर इसी में हम पढ़ते हैं क्लास की एरर कहाँ से आती है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर्स कहाँ से आती है। ठीक है, और इसी में पढ़ेंगे कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और मेन हाइपोथेसिस कैसे फुलफिल नहीं हो रही है। ये सब इसी के पार्ट्स में आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम क्लास करते हैं, अगला स्टेप है इम्प्लीकेशन करते हैं। इम्प्लीकेशन मतलब होता है कि डेटा को निकाल करके जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड पे आते हैं तो रिजल्ट को ओरिएंटेड इम्प्लीकेशन करते हैं। फिर उस रिजल्ट को कंक्लूजन देते हैं कि हमारा ये इफेक्ट रहा है, और इसके बाद हम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, ये फर्दर सजेशन लेके आते हैं, और ये रीजन एंड कॉजेज रहा है। तो बेसिकली अगर पॉवर्टी के बारे में बात करें तो डेटा कलेक्शन सब कुछ करने के बाद हम देंगे कि वाई स्टिल पॉवर्टी, गवर्नमेंट को और क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या क्या कमियां रह गई हैं। ठीक है, कितना पॉवर्टी रह गई है, और क्या कंक्लूजन देंगे, आप क्या स्टेप देंगे। फिर नीचे हम बिब्लियोग्राफी वगैरह वो सब लिखते हैं, अलग बात है। ठीक है, तो मेरा सिंपल यहाँ पर बताना था कि जो रिसर्च के फेसेस होते हैं क्लास, वो 6 फेज में डिवाइड किया जा सकता है, और ये 6 फेज ही अपने में एक बुक है। कोई बुक उठा के देखेंगे, इंट्रो मिलेगा, फेस मिलेगा, रिव्यू लिटरेचर मिलेगा, मेथोडोलॉजी मिलेगी, ये सारे चैप्टर। तो आपकी जो बुक है क्लास रिसर्च मेथड वाली, आपकी जो बुक है ये बुक ही है, ये 6 फेजेस या 6 पार्ट, और इसी को डेप्थ में समझना रिसर्च मेथड आता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो रिसर्च में बहुत सारे फेसेस होते हैं, और उस फेसेस को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर इतना समझ लिया स्टेप, तो यही आपका रिसर्च है। इन फ्यूचर में जाकर के आप मास्टर्स के बाद आप हो सकता है PhD करें या MPhil करें, ठीक है, या कुछ और आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ भी करते हैं आप, फर्दर रिसर्च में आपका इंटरेस्ट बनता है, तो आपको इन स्टेप को ही फॉलो करना पड़ेगा, और यही स्टेप होते हैं किसी भी रिसर्च की डेप्थ में जाने के लिए। ठीक है, तो क्लास मुझे इतना समझाना था कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द 6 फेजेस ऑफ रिसर्च, तो आपको अगर 10 मार्क्स में लिखना है तो माइंड में रखना। ठीक है, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, रिव्यू लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, और फिर डेटा प्रोसेसिंग एंड इम्प्लीकेशन, सजेशन एंड रिकमेंडेशन। नहीं भूलेगा ना? बिल्कुल नहीं भूलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई क्वेरीज हो तो कल हम बता देना आपको, और मैं आपको सिंपल बता देना क्लास, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, हमारे पास टाइम बहुत बिल्कुल कम टाइम है। तो मैं आपको कल एक वेरिएबल्स कराऊंगा, क्योंकि अक्सर पूछा था कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल टाइप्स क्या हैं, तो मैं वेरिएबल कराने के बाद सिंपल जो है डेटा सैम्पलिंग पे आ जाऊँगा। डेटा सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शंस, ये करने के बाद टेक्निक से स्टार्ट करें क्लास। तो कंटिन्यूटी में रहिएगा प्लीज़, और आप लोग उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा सारे स्टेप्स क्या होते हैं। तो चलें क्लास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।